तो आज का अपना जो वीडियो है तो वो किस टॉपिक पे है? नेटवर्किंग डिवाइस। तो आज अपन जानेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है और उनका क्या कार्य है और उनकी कैसे वो कार्य करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हब। तो हब क्या होता है? हब एक साधारण नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक से अधिक कंप्यूटरों या अन्य नेटवर्क उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नेटवर्क में डाटा के वितरण का कार्य करता है, लेकिन यह डाटा को विशिष्ट गंतव्य तक नहीं भेजता। मतलब ये क्या करता है कि डिवाइस है, ऐसा एक हब है, जैसे बस स्टॉप होता है कि वहां से सभी जगह की बस जाती है। उसी तरीके से हब भी क्या करता है, पूरे नेटवर्क के अंदर डाटा को वितरण करने का कार्य करता है। परंतु इसको ये नहीं पता कि कौन से गंतव्य तक जाएगा, वो सभी को चेक करता है। ये इसकी कमी है कि इसको ये नहीं पता कि मेरे को 2 नंबर कंप्यूटर पे भेजना है या 3 नंबर पे कंप्यूटर पे भेजना है या 4 पर भेजना है। ये सभी के पास ट्राई करेगा और वहां चेक करेगा कि ये अगर मैच करेगा वहीं ये डाटा रुक जाएगा। इससे क्या है, जो नेटवर्क में क्या है कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा और नेटवर्क की स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगी। मुख्य कार्य डेटा प्रसारण और डेटा को फॉरवर्ड करने का या डाटा को प्रसारित करने का काम है। अब जो भी डाटा प्राप्त करता है उसे अपने सभी कनेक्टेड पोर्ट पर प्रसारित कर देता है। इसके जितने भी पोर्ट हैं उन सभी पर प्रसारित करता है, जिसका है वो रख लो। इससे डेटा सभी उपकरणों तक पहुंचता है, भले ही वह उपकरण डेटा के लिए इच्छित हो या न हो। मतलब ये सभी के पास भेजेगा कि अगर उसको जरूरत है या नहीं जरूरत है, या वो उसके कंपेटेबल है या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। वो उसके पास जितना भी डाटा आया ना वो सभी पोर्ट पे भेजा। मान लो 8 उसका हब है तो 8 पोर्ट पे वो डाटा भेजेगा। ये नहीं कि वो पर्टिकुलर 3 नंबर वाले पोर्ट के ऊपर भेजना था डाटा तो 3 नंबर पे नहीं भेजेगा, वो सभी के पास भेजेगा। जिसको जरूरत होगी वो रख लेगा। नेटवर्क उपकरणों को जोड़ना। हब का उपयोग एक लोकल एरिया नेटवर्क लेन में कई कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये नेटवर्क डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हमारे 5 कंप्यूटर हैं, 2 प्रिंटर हैं, उन सभी को आपस में जोड़ने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हब का। फिजिकल लेयर का कार्य। फिजिकल लेयर पर कार्य, ये कौन सी लेयर पर कार्य करता है? फिजिकल लेयर पर। हब ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, जिसका मतलब है कि यह केवल सिग्नल को फॉरवर्ड करता है और कोई निर्णय नहीं लेता। ये क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर कर देगा, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगा, ना कोई उस पर काम करेगा। जिसकी जरूरत है वो रख लो, जिसको जरूरत नहीं है वो छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट, हब के प्रकार। हब भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव हब। यह न केवल डाटा को फॉरवर्ड करता है बल्कि सिग्नल को पुनः उत्पन्न, रीजनरेट और बूस्ट भी करता है। जो एक्टिव हब है उसमें क्या होता है, पावर सप्लाई होती है। अगर तुम नेटवर्क थोड़ा लंबा है तो तुमने बीच में अगर हब लगा रखा है, एक्टिव हब लगा रखा है, तो वो डाटा को क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट करेगा। रीजनरेट का मतलब जो डाटा लॉस हो रहा है उसको रीजनरेट कर देगा वापस, कुछ लंबाई तक या कुछ दूरी तक डाटा को और बढ़िया तरीके से भेज सकता है। ये कौन करेगा? एक्टिव हब। एक्टिव हब में पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। दूसरा है पैसिव हब। यह डाटा को बिना किसी बदलाव के फॉरवर्ड करता है। यह सिग्नल को बूस्ट या रीजनरेट नहीं करता। तुमने मान लो कोई हब लगाया जिसमें लाइट नहीं दे रखी, उसने क्या किया, एक डाटा को, या जो पैसिव हब है
वो आगे डाटा ट्रांसफर कर रहा है, परंतु अगर डाटा लॉस है तो लॉस ही जाएगा, वो कोई रीजनरेट नहीं करेगा, उसका कोई काम नहीं है। मान लो उसमें आधा डाटा लॉस हो गया तो हो गया, वो कोई चेक नहीं करेगा, डाटा चेक तो करता ही नहीं है। इसका काम तो क्या है, फॉरवर्ड करने का काम है, फॉरवर्ड कर दिया, ये फ्री है। डाटा लॉस हुआ या डाटा पूरा पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर है इंटेलिजेंट हब। इसमें मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, जैसे नेटवर्क प्रदर्शन की निगरानी। ये चेक करेगा कि नेटवर्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको मॉनिटरिंग करेगा। और ये इंटेलिजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये एक्टिव हब और पैसिव हब से बेस्ट आता है। फिर है हब की सीमाएं। हर चीज की लिमिट तो होती है, तो हब की कुछ लिमिट होगी। डेटा का प्रसारण। हब डेटा को हर डिवाइस तक भेजता है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ता है। जो मैंने पहले बताया था कि हब के एक पोर्ट पे जो भी डाटा आया हब के पास, वो सभी पोर्ट पे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करेगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा। मान लो कोई पोस्टमैन है, उसको एड्रेस का नहीं पता, तो मोहल्ले में हर घर को गेट बजाएगा, वो कहेगा ये डाक आपकी है क्या, ये डाक आपकी है क्या, वो चेक करेगा तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। उससे जो रास्ते में और व्हीकल है उनको भी दिक्कत आएगी। अगर उसको एग्जैक्ट पता है कि मुझे इस नंबर के मकान में देना है डाटा या पोस्ट, तो 2 मिनट में या कुछ सेकंडों में पोस्ट देके वो वापस आ सकता है। परंतु उसको पूरा दिन लग जाएगा मोहल्ले में ढूंढते ढूंढते, एग्जैक्ट करते हुए पहुंचने के लिए। उससे क्या है, ट्रैफिक भी बढ़ा और काम का जो टाइम भी बढ़ा। कोई निर्णय नहीं, ये कोई निर्णय नहीं ले सकता। वही वाली बात है, निर्णय क्या लेगा, ये सभी को फॉरवर्ड कर दे, जिसका है उसको वो रख लो। हब डेटा पैकेट के गंतव्य का पता नहीं लगा सकता और इसे सभी उपकरणों को भेजता है। ये कोई पता नहीं करेगा, सभी के पास भेजता है कि लो भैया ये डाक है, किसकी है वो ले जाओ, रख लेना इसको। तीसरा है कम सुरक्षा। क्योंकि हब डाटा को सभी उपकरणों तक प्रसारित करता है, इसलिए यह कम सुरक्षित है। जिसको जरूरत नहीं है उसको भी भेज रहा है। भाई कोई गोपनीय डाक आई तो वो पूरे मोहल्ले में पता चल गई ना, उसको पता ही नहीं एग्जैक्ट में देनी का है, तो पता वो गोपनीय रही कहाँ से, सभी को पता चलेगा इस आदमी की कोई ना कोई डाक आई है। तो ये क्या है, इसमें सुरक्षा कम है हब में। फिर है इसका उपयोग। कहाँ उपयोग होता है हब का, छोटे नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ने के लिए। कोई छोटा नेटवर्क है, उसमें 2 या 4 डिवाइस जोड़नी है, अपन हब को यूज कर सकते हैं। और सरल और सस्ती नेटवर्क संरचना के लिए ये सस्ता है और सरल है यूज करने में। पुराने लैन सेटअप में भी इसका यूज किया जाता था, आजकल नहीं किया जाता। आजकल इसकी जगह स्विच ने ले ली है, तो स्विच इससे थोड़ा सा स्मार्ट है। सारांश, इसका क्या सारांश है, हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा को सभी जुड़े उपकरणों में प्रसारित करता है। हालांकि यह आधुनिक नेटवर्क में कम उपयोग होता है, क्योंकि स्विच और राउटर अधिक उन्नत और कुशल विकल्प है। कि पहले जो पुराने टाइम में जब स्विच नहीं था, उस टाइम हब यूज होता था, और उसकी जगह हब की जगह किसने ले ली, स्विच और राउटर ने, जो इससे उन्नत और उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो ये आजकल बहुत कम यूज होता है, आजकल की जनरेशन में तो मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्विच। हब के बाद में क्या आया, स्विच आया। तो स्विच क्या है, स्विच एक उन्नत नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क उपकरणों को जोड़ता है। क्या करता है, कंप्यूटर और अन्य उपकरण, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, जो भी और डिवाइस लगी हुई है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम आता है। यह डाटा को केवल उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वह गंतव्य होता है। स्विच नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और डाटा ट्रांसफर को अधिक कुशल बनाता है। यह क्या करता है, डाटा को ट्रैफिक को भी नियंत्रण करता है। स्विच है ये फिजिकल एड्रेस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे काम नहीं करेगा। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जो मैक एड्रेस होता है।
तो मैक एड्रेस पे काम करता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो तुम यहाँ से जो डाटा भेजोगे, तुम उसका मैक एड्रेस दोगे या फिर जो भी आईपी एड्रेस बताओगे, तो वो मैच करेगा कौन सा मैक एड्रेस पे मेरे को जाना है। सिर्फ ये उसी पे जाए। जैसे रोडवेज बस स्टैंड पे बस लगी हुई है, उसके आगे बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर पता है कि ये फलानी जगह बस जाएगी, अजमेर जाएगी या दिल्ली जाएगी, तो वो उसी जगह जाएगी। ये नहीं कि दिल्ली की बस जोधपुर चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जिस पोर्ट पे डाटा जाना है उसी पोर्ट पे जाएगा, पर्टिकुलर ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। स्विच हब क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था कि मेरे पास डाटा गया, आ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। इसके पास ये नहीं है, इसके पास तो ये है। जिसके जहां डाटा जाना है उसी पोर्ट पे जाएगा। अगर जितने 8 पोर्ट पे तुम्हारा या 10 पोर्ट या 16 पोर्ट का जो भी तुम्हारा स्विच लगा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर पोर्ट पे डाटा भेजेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। मुख्य कार्य, तो स्विच का मुख्य कार्य क्या है, डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करना। स्विच प्राप्त डेटा पैकेट के गंतव्य मैक एड्रेस की जांच करता है। स्विच क्या करेगा, गंतव्य पैकेट के गंतव्य मैक एड्रेस को जांच करता है। मान लो किसी कंप्यूटर ने डाटा भेजा, उसके साथ में ये लिखे भी होगा ना उस आदमी को भेजना है, तो वो जो भी एक एड्रेस लिखेगा, तो मैक एड्रेस मैंने जो बताया था ना, जो मैक एड्रेस बोल दो, फिजिकल एड्रेस बोल दो, तो उसको मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये चेक करेगा ये कौन से मैक एड्रेस पे जाना है। तो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस कनेक्ट है, वो उन सभी का मैक एड्रेस चेक करेगा कि ये मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे अटैच है। तो वो डाटा उसी पोर्ट पे जाएगा और उसे केवल उस सही पोर्ट पर भेजता है, जिससे अनावश्यक ट्रैफिक कम होता है। कि पहले चेक कर लेगा ये उस जगह जाना है, तो वो इधर उधर डाटा घूमेगा ही नहीं ना, ब्रॉडकास्ट होगा ही नहीं, तो ट्रैफिक भी इजीली सरवाइव हो जाएगा और फास्ट भी होगा और ट्रैफिक भी बढ़ेगा नहीं। दूसरा है नेटवर्क दक्षता बढ़ाना। स्विच डाटा को सभी उपकरणों पर प्रसारित करने के बजाय केवल गंतव्य डिवाइस को भेजता है। यह नेटवर्क प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। अब सभी को पता है, जब उसने प्रॉपर मैनेज कर रखा है और वो प्रॉपर गंतव्य तक जाता है, तो उसमें क्या होगा, नेटवर्क दक्षता बढ़ेगी, भी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। मान लो उसने एक नेटवर्क का डाटा चेक किया, बोले उसको 2 नंबर पोर्ट पे जाना है या 3 नंबर पोर्ट पे जाना, उसके बाद चेक करने में डाटा भेज दिया, वो फ्री है, अगली कार्रवाई के लिए वो तैयार है। तो उससे क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी। अगर वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो पहले वाले पैकेट में उलझा रहेगा, दूसरा पैकेट भेजने के लिए उसको टाइम लगेगा, वो चेक करेगा मेरे को जाना क्या है। तो स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच एक बार चेक कर लेगा ये गंतव्य तक डाटा जाना है, फिर उसके बाद उसके भेजता रहेगा, फिर वो फ्री हो जाता है। फिर वो अगला जो पैकेट आ रहा है 3 नंबर पोर्ट वाला 4 नंबर पोर्ट को डाटा भेज रहा है, तो उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर है डिवाइस कनेक्टिविटी। यह कई कंप्यूटरों, प्रिंटरों और अन्य नेटवर्क उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य करता है। ये तो हब भी कर रहा था, परंतु स्विच भी ये करता है। ये क्या करता है, एक स्विच है वो बहुत सारे डिवाइसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे प्रिंटर और नेटवर्किंग डिवाइस है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। फ्रेम फिल्टरिंग और फॉरवर्डिंग, तो ये क्या करेगा, फ्रेम को फिल्टरिंग करेगा और फॉरवर्डिंग करेगा। स्विच डेटा फ्रेम को फिल्टर करता है और सही गंतव्य तक फॉरवर्ड करता है। फिल्टर करेगा, चेक करेगा कहाँ जाना है, और उसके बाद में गंतव्य उसका जो जिस पोर्ट को चेक कर रहा है कि ये मैक एड्रेस कहाँ का है, तो उस पर क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, कि वहीं वो चेक करके डाटा को फॉरवर्ड करेगा। आगे कैसे कार्य कर सकता है, कैसे कार्य करता है, तो स्विच कैसे कार्य करता है, स्विच ओएसआई मॉड्यूल की डेटा लिंक लेयर नंबर 2 पे काम करता है। वो कौन सी लेयर पे काम कर रहा था, हब 1 नंबर लेयर फिजिकल लेयर होती है। 2 नंबर लेयर कौन सी हुई, फिर डाटा लिंक लेयर। तो स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पर। प्रत्येक डिवाइस के मैक एड्रेस को स्टोर करता है
एक बार मान लो तुमने 3 नंबर पोर्ट पे डाटा भेज दिया, उस पे 3 नंबर पे कोई डिवाइस कनेक्ट है, तो वो हमेशा अपने टेबल में सेव कर लेगा भाई यहाँ इस पोर्ट पे ये डाटा लगा। अगली बार उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली बार वो डाटा 3 नंबर पे ऑटोमेटिक भेज देगा। उसके पास लिस्ट बन गई ना भाई। पहली बार तुम किसी को कॉल करते हो, तुम उसका नंबर भी लेते हो, सेव भी करते हो। अगली बार तुम उसका डाटा सेव, मोबाइल नंबर सेव कर लिया, तो तुम्हें कॉल करने में टाइम थोड़ा लगेगा। डायरेक्ट कॉल करना है और ना तुम्हें सर्च करना, और उसी जानकारी के आधार पर डाटा को सही डिवाइस तक भेजता है। कुछ उन्नत स्विच नेटवर्क लेयर पर भी कार्य करते हैं। नेटवर्क लेयर कितने नंबर लेयर है? लेयर 3। उसको बोलते हैं, जो स्विच होता है उसको बोलते हैं L2 डिवाइस। L2 का मतलब है लेयर 2 डिवाइस। जो डिवाइस लेयर 2 पे काम कर रही है उसको लेयर 2 स्विच बोलते हैं। अब उसके बाद में कुछ ऐसे स्विच भी आए, वो लेयर 2 पे भी काम करते हैं और लेयर 3 पे भी काम करते हैं। लेयर 3 पर जो काम करते थे पहले, तो उसको बोलते थे राउटर। कुछ स्मार्ट स्विच आ गए, बीच की टेक्नोलॉजी अपना दी कि वो लेयर 2 पे भी काम करेंगे और लेयर 3 पर भी काम करेंगे, तो उन डिवाइसों को लेयर 3 स्विच बोलते हैं। ठीक, ये L2 से थोड़े कॉस्टली आते हैं। स्विच के प्रकार, अनमैनेज्ड स्विच, ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसमें कम या तो कुछ उन्नत स्विच नेटवर्क लेयर 3 पर काम करते हैं, उनको L3 कहते हैं। स्विच के प्रकार, तो स्विच के प्रकार कौन से है? अनमैनेज्ड स्विच, ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसमें कम या कोई कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती। जो अनमैनेज्ड स्विच है उनको प्लग एंड प्ले बोलते हैं। आए, केबल बनाई और लगा दी, काम खत्म। उनको कोई मैनेज नहीं कर सकते, वो खुद तुम उस पर कुछ भी फिल्टरिंग नहीं लगा सकते, कुछ एक्स्ट्रा मैनेज नहीं कर सकते। तो वो क्या है, सस्ते होते हैं परंतु फंक्शन कम होते हैं। जैसे ये अपने स्विच है, ये इनमें स्विच लगे हुए हैं, तो इनमें तुम केबल लगाते हो, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनमें तुम्हें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ती। तो इनको क्या बोलते हैं? अनमैनेज्ड स्विच। फिर आता है मैनेज्ड स्विच, ये अधिक नियंत्रण और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। इसका उपयोग बड़े और जटिल नेटवर्क में किया जाता है। मैनेज स्विच है वो महंगे आते हैं, उनको अपन बहुत सारे मैनेज कर सकते हैं। कौन सा डाटा उस पर चलेगा, कौन सा पोर्ट पे कौन सा डाटा नहीं चलेगा, अपने वो भी मैनेज कर सकते हैं कि ये कहाँ तक डाटा ट्रांसफर करेगा, कौन से पोर्ट पे डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिसको वीलैन वगैरह बोलते हैं। वर्चुअल लैन बना देते हैं उसके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, तो वो मैनेज स्विच में कर सकते हैं। ठीक है, फिर है पीओई स्विच, पावर ओवर इथरनेट। इथरनेट पोर्ट के द्वारा पावर देने वाला स्विच भी आता है। यह स्विच न केवल डाटा ट्रांसफर करता है बल्कि कनेक्टेड डिवाइस को पावर भी प्रदान करता है। पीओई स्विच की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, आईपी कैमरे, तो उनको अलग से पावर नहीं देनी पड़े, इसलिए पावर ऑन इथरनेट, मतलब उस इथरनेट केबल के द्वारा जो केबल तुम स्विच से लगाते हो, उस स्विच से ही उसको 5 वोल्ट का पावर चला जाए, जिससे कैमरे को पावर मिल जाए और कैमरा ऑन हो जाए। तो उस टाइप के स्विच को क्या बोलते हैं? पावर ओवर इथरनेट, मतलब पीओई स्विच बोलते हैं। तो ये मैनेज्ड भी होते हैं और अनमैनेज्ड भी स्विच आते हैं। ठीक है, दूसरा आगे है फिर स्विच बनाम हब। स्विच और हब में क्या अंतर है? स्विच डेटा केवल गंतव्य डिवाइस को भेजता है। स्विच क्या करेगा? जिस डिवाइस का डाटा है उसी डिवाइस को भेजेगा, अदर फॉरवर्ड नहीं करेगा अदर पोर्ट पे, और किसी और डिवाइस को नहीं भेजेगा। हब क्या करेगा? हब डेटा सभी डिवाइसों को भेजता है जितने भी उसके कनेक्टेड है। दूसरा है नेटवर्क ट्रैफिक कम करता है। स्विच क्या करेगा? नेटवर्क के ट्रैफिक को क्या करेगा? कम करेगा, गंतव्य तक भेजेगा, तो वो तो नहीं ट्रांसफर करेगा, तो जो ट्रैफिक है वो मैनेज रहेगा, जो नेटवर्क है वो फ्री रहेगा।
और हब क्या करेगा, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ाता है। ये डाटा को सर्च कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो डाटा ढूंढेगा तो जो नेटवर्क उसमें क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, स्लो वर्क करेगा। फिर है हब किस पे काम करता है, मैक एड्रेस का उपयोग करता है। तो जो स्विच है वो क्या करेगा, मैक एड्रेस की टेबल बना लेगा, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को ट्रांसफर करता है। सिर्फ पहली बार ही वो मैक एड्रेस सर्च करता है, उसके बाद में वो अपने अंदर जो मेमोरी है उसी में एक टेबल बना लेगा मैक एड्रेस की, और अगली बार उसी पोर्ट पे जहाँ पे जो मैक एड्रेस कनेक्ट है उस पे डाटा ट्रांसफर करेगा। अगला थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम। हब कोई एड्रेसिंग सिस्टम नहीं होता, ये तो हर बार डाटा ट्रांसफर करोगे तो ये सर्च करेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा। जिसका है वो रख लो, जिसका नहीं है वो जाने दो। तो इससे क्या है, ट्रैफिक बढ़ रहा है और नेटवर्क स्लो हो रहा है। ये दोनों के अंतर थे। फिर स्विच के उपयोग लैन लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ने के लिए। तो स्विच का काम भी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है, लैन में कंप्यूटरों को और डिवाइसों को या प्रिंटरों को जोड़ने के लिए। ऑफिस या होम नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर को कुशल बनाने के लिए। ये होम और ऑफिस आजकल जितने भी डिवाइस हैं उसमें स्विच हब की जगह किसने ले ली, स्विच ने। तो आजकल सभी लैन जो नेटवर्क है उसमें स्विच यूज हो रहा है बड़े नेटवर्क में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो बड़े नेटवर्क है उनमें मैनेज स्विच यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। उन्हें बहुत सारी एल्गोरिथम होती है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अलग अलग उस एक स्विच के अंदर बहुत सारे नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, जिसको वीलैन बोलते हैं, वर्चुअल लैन। छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, ठीक है। फिर इसका सारांश है, स्विच एक स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कुशलता से नियंत्रित करता है और डेटा को केवल गंतव्य डिवाइस तक पहुंचाता है। यह हब की तुलना में तेज और सुरक्षित है, जिससे यह आधुनिक नेटवर्किंग का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। तो आजकल जितनी भी नेटवर्किंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, स्विच के द्वारा हो रही है। नेक्स्ट अपना है राउटर। तो राउटर का क्या काम है, राउटर के नाम से ही अपने को पता है, राउटर का मतलब है रूट या रास्ता, जो रास्ता दिखाने वाला है। तो राउटर का काम क्या है, रास्ता दिखाएगा कि डाटा कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा और किस तरीके से मैनेज होगा। और दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी राउटर की आवश्यकता होती है अपने को। जैसे गाइड नहीं होते कि अपने को कहीं जाते हैं तो घूमने, तो वो अपने को उसकी जानकारी देते हैं। जो फॉरेनर आते हैं उसको हिंदी इंग्लिश में समझाने के लिए। तो उस तरीके से राउटर का काम भी क्या है, रास्ता दिखाने का काम है नेटवर्क को। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का कार्य करता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करना है तो स्विच से काम हो जाएगा। अगर दूसरे नेटवर्क में डाटा भेजना है तो तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ेगी, राउटर की आवश्यकता पड़ेगी। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर की आवश्यकता पड़ती है और नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का ही यूज करना पड़ता है। यह डिवाइस विभिन्न नेटवर्कों के बीच मार्गदर्शन करता है और गंतव्य तक डेटा को सही रूट के माध्यम से पहुंचाता है। इसमें क्या है, एक टेबल बन जाएगी मैक एड्रेस की। ये L3 डिवाइस है, ये ISO लेयर की OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करेगा, L3 लेयर पर। तो पहली लेयर कौन सी थी, फिजिकल, दूसरी थी डाटा लिंक और तीसरी कौन सी है, नेटवर्क लेयर। तो राउटर का मुख्य कार्य क्या है, डेटा पैकेट रूटिंग। तो डाटा का जो पैकेट है उसको रूट बताएगा कि किस रूट से तुम्हें जाना है। राउटर डेटा पैकेट के गंतव्य
पते की जांच करता है और रूटिंग टेबल या राउटिंग टेबल बोलते हैं या प्रोटोकॉल का उपयोग, राउटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करके उसे सही नेटवर्क पर भेजता है। ये अपने अंदर राउटर के अंदर एक टेबल बनाएगा, राउटिंग टेबल बनती है कि कौन से पोर्ट पे कौन सा डाटा अटैच है। तो ये क्या करेगा, एक राउटिंग टेबल बना लेगा। राउटिंग टेबल बनाएगा तो उसके लिए प्रोटोकॉल होंगे, रूल्स बनेंगे। ये तो यानी कि ओनली हार्डवेयर से काम हो जाएगा, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है राउटर में। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक राउटिंग टेबल बनाने का काम करेगा। तो राउटिंग टेबल में क्या है, उसका मैक एड्रेस के आईपी एड्रेस चेक, आईपी एड्रेस की लिस्ट, एक लिस्ट बन जाती है। वो तुम लिस्ट जो डाटा भेजोगे ये अब किससे जाएगा, आईपी एड्रेस के द्वारा ट्रैक करेगा इस ये कौन से आईपी एड्रेस का डाटा है। स्विच क्या कर रहा था, मैक एड्रेस पे काम कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस चेक कर रहा था, उसको आईपी एड्रेस चेक नहीं कर रहा था। ये क्या चेक करेगा, आईपी एड्रेस चेक करेगा, ये कौन से आईपी एड्रेस की डिवाइस पे जाएगा। ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, राउटर कई नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कार्य करता है, जैसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अपने जो लोकल एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क जो इंटरनेट लेंगे, उनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए अपने क्या यूज करेंगे, राउटर यूज करेंगे। तब जाकर अपना डाटा जो नेटवर्क है आपस में कनेक्ट हो पाएगा। इंटरनेट एक्सेस, राउटर का उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है, जहां यह नेटवर्क उपकरणों के लिए आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो आईपी एड्रेस कौन प्रदान कर सकता है अपने को, राउटर भी कर सकता है। ऑटोमेटिक आईपी अपन चेक करते हैं ना, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हो तब वो क्या करता है, एक एज ए राउटर का काम करता है साथ में, वो तुम्हें एक आईपी भी फॉरवर्ड करता है। जो आईपी जो आईएसपी से मिली हुई थी वो तुम्हें आईपी नहीं मिलती, वो उस जो वाईफाई डिवाइस थी वहां तक ये तुम्हारा जो हॉटस्पॉट ऑन करते हो ना, हॉटस्पॉट डिवाइस तक ये थी। उसके बाद तुम्हारी आईपी चेंज हो जाती है, वो अपने आप की खुद की नई आईपी जनरेट करके तुम्हें एक नया वर्चुअल नेटवर्क बना के दे देता है, लैन बना देता है, उसमें तुम सभी जुड़ जाओ आपस में। तो वो काम कौन कर सकता है, लैन से वैन को जोड़ने के लिए राउटर की आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट चलाने के लिए। जो मॉडेम है इसमें भी राउटर के फंक्शन होते हैं। फिर है सुरक्षा, राउटर डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित बनाने के लिए फायरवॉल और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करता है। आगे फायरवॉल बताएंगे आपको क्या होता है। तो ये क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, राउटर के द्वारा डाटा बहुत ही सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर होता है। कैसे कार्य करता है, राउटर ओएसआई मॉड्यूल की नेटवर्क लेयर 3 पर कार्य करता है। यह आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क में डाटा पैकेट्स को ट्रैक करता है। किसके द्वारा, आईपी एड्रेस की मदद से। डाटा पैकेट्स, डाटा किस में हो गया, पैकेट्स में। पूरा डाटा है तो वो किस में टूट जाएगा, तुम्हारा डाटा पैकेट्स में टूट जाएगा और उन्हें सही दिशा में भेजता है और उनको चेक करेगा कि ये कौन सी इस पे हेडर फुटर वगैरह सब उस पर लगा रहता है। जो पैकेट जाएगा उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे तुम कोई डाक भेजते हो उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना बाहर, जो तुम्हारा पार्सल आता है कि ये कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, तो वो सब कुछ चेक होता है और वो वहीं चेक करके उसी तरीके से कि वे कौन सी आईपी एड्रेस का डाटा है, तो वो उसी आईपी एड्रेस जिस डिवाइस को अपना आईपी एड्रेस डिसाइड कर रखा है या डिफाइन कर रखा है उसी आईपी एड्रेस पे ये जाएगा। उदाहरण, आप जब घर पर वाईफाई का उपयोग करते हैं तो आपका राउटर आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच डेटा भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है। फिर तुम्हारी आईपी अलग है, आगे वाले की आईपी अलग है और एक घर के अंदर तुम 4 जने वाईफाई यूज कर रहे हो या इंटरनेट यूज कर रहे हो, तुम सभी ने ईमेल भेजी, तो उनको चेक कौन कर रहा है कि तुम कहीं भेज रहे हो ईमेल, वो कहीं और भेज रहा है, तो सभी के वो क्या करेगा, राउटर है वो चेक करेगा कौन सी ईमेल एड्रेस पे ये या कौन से ये आईपी एड्रेस को यूज करके डाटा भेजा जा रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है। ऑफिस नेटवर्क में राउटर विभिन्न विभागों को जोड़ने का कार्य करता है। एक बड़ा ऑफिस है,
उन सभी के अलग अलग नेटवर्क है, लैन है या कैंप्स मान लो, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंप्स हैं या अलग अलग कॉलेज है कोई उससे समझ, तो उनके जो लोकल नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, राउटर की आवश्यकता पड़ेगी। राउटर के मुख्य प्रोटोकॉल कौन से हैं, जो इनके जो रूल है जिसके द्वारा ये आईपी टेबल को या आईपी एड्रेस के टेबल को मेंटेन करता है। एक है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये इंफॉर्मेशन रखिएगा। फिर है ओएसपीएफ, ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट, ये चेक करेगा कि मेरे किस रूट से डाटा को भेजना है। मैंने बताया था राउटर का काम है, राउटर्स के नाम से ही है ना, ये सब कुछ डिसाइड करेगा तुम्हें इस रूट से जाना है। वे तुम्हारे किसी चीज के घर के दो रूट है, तो राउटर पहले से तुम्हें बताएगा तुम्हें इस रूट से जाना है और तुम्हें उसी रूट से जाना पड़ेगा। फिर है ओएसपीएफ, ये बताएगा कि छोटा रूट कौन सा है। रास्ते दो हैं, एक तो घूम के जाने का रास्ता है, एक शॉर्ट रास्ता है। तो ये ओएसपीएफ क्या करेगा, ये चेक करेगा जैसे पैकेट आएगा कि इसके लिए शॉर्टेड पाथ कौन सा है, मैं कहां से इसको डाटा को भेजूं, तो वो शॉर्टेड पाथ के द्वारा इसको डाटा को भेजा जल्दी पहुंचेगा। फिर है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल है। फिर सारांश है, राउटर नेटवर्किंग का एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जो विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा के प्रवाह को सही दिशा में सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है, सही दिशा में डाटा को भेजने का कार्य करता है। अब अगली डिवाइस कौन सी, रिपीटर। इसके नाम से अपने को पता है क्या करेगा, कोई भी कार्य होगा उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जो सिग्नल आएगा उसको क्या काम करेगा, ये रिपीट करने के लिए। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कमजोर या क्षीण वीक हो चुके सिग्नल को फिर से उत्पन्न या रीजनरेट और बूस्ट करता है। यह डिवाइस लंबी दूरी तक डेटा को बिना किसी हानि के पहुंचाने में मदद करता है। केबल की एक क्षमता होती है, उसके बाद में उसमें डाटा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, एक रिपीटर लगाना पड़ेगा बीच में। वे अपने को 200 मीटर या 300 मीटर पर डाटा भेजना है, दूरी ज्यादा है, केबल से डाटा भेज देंगे तो 180 मीटर के आसपास डाटा बिल्कुल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, 150 मीटर पे जाके या 160 मीटर पे एक रिपीटर लगा देंगे बीच में, तो फिर रिपीटर लगाते हैं 150 मीटर की, फिर अपने को रेंज मिल जाएगी। ऐसे करके अपन 300 मीटर तक डाटा फिर भेज सकते हैं। अगर फिर और आगे भेजना है फिर एक रिपीटर और लगाना पड़ेगा। ये किस में बता रहा हूं मैं तुम्हें, ट्विस्टेड पेयर केबल की जो डाटा सिग्नल की जो कैपेसिटी है ना, वो एक सिंगल रोल में, एक सिंगल बिना किसी डिवाइस के, वो सिर्फ और सिर्फ 180 या 185 मीटर तक डाटा ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद में डाटा लॉस हो जाता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके अंदर केट 6 है, केट 5E है, जो भी है उसके ऊपर अंदर क्या लगाना पड़ेगा, अपने को एक रिपीटर लगाना पड़ेगा जो डाटा को रीजनरेट करता है, जैसे बिजली विभाग करता है। हर गांव, हर जो ये जो होता है पावर हब है, वहां से अगर गांव में कोई लाइट जा रही है तो गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगाता है। तो वो क्या करता है, ट्रांसफर उस बिजली का जो डाटा लॉस हुआ, जो बिजली लॉस हुई है या, तो उसको क्या कर देगा, रीजनरेट करेगा। अगर वो ट्रांसफर नहीं लगाते तो घरों में क्या आती है, डिम लाइट आ जाती है, स्लो कम लाइट वोल्टेज आता है, तो उसमें उपकरण जलने का भी खतरा रहता है। और अपने क्या रहेगा, अगर सिग्नल लॉस होगा तो नेटवर्क की स्पीड स्लो होगी, डाटा लॉस होगा, पूरा डाटा पहुंचेगा ही नहीं। तो ये रिपीटर का कार्य होता है। उसका मुख्य कार्य सिग्नल को मजबूत करना। रिपीटर कमजोर सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है ताकि डेटा सिग्नल लंबी दूरी तय कर सके। दूसरा, डेटा हानि को रोकना। जब सिग्नल एक लंबी दूरी तक यात्रा करता है तो वह कमजोर हो जाता है। रिपीट डेटा को नुकसान होने से बचाता है।
उसको रीजनरेट कर देता है। नेटवर्क की दूरी बनाना, रिपीटर का उपयोग नेटवर्क की कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भी मुझे यहाँ से 500 मीटर पर डाटा ट्रांसफर करना है, मेरा दूसरा नोड 500 मीटर पे, तो मुझे दो रिपीटर लगाने पड़ेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए 2 या 3 लगाने पड़े, तो मैं लगाऊंगा। उससे क्या है, डाटा लॉस की समस्या जो समाप्त हो जाएगी और डाटा वहां तक बिना किसी लॉस के पहुंच सकता है। कैसे कार्य करता है? रिपीटर ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है। ये सिर्फ सिग्नल को बूस्ट करने का काम है, इसका ये नहीं पता कौन सी लेयर पे जाएगा, कौन सी डाटा कहां से आएगा, उसको कोई मतलब नहीं। जो सिग्नल आ रहा है उसको सिर्फ ये रीजनरेट करेगा, ये कुछ भी चेक नहीं करेगा तेरे को कहां जाना कहां नहीं जाना, ये सिर्फ रीबूस्ट बूस्ट करने का काम करेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा। यह प्राप्त सिग्नल को पढ़ता है, उससे रीजनरेट करता है और फिर आगे बढ़ा देता है। जो डाटा है उसको चेक करेगा, चेक क्या करेगा, उसको देखेगा कि कैसा डाटा है, किस टाइप का सिग्नल, उसको रीजनरेट करेगा और फिर क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। यह किसी भी प्रकार का डाटा परिवर्तन नहीं कर सकता, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, केवल सिग्नल को मजबूत करेगा। रिपीटर के प्रकार, वायर्ड रिपीटर, यह केबल नेटवर्क में कमजोर सिग्नल को बूस्ट करने के लिए उपयोग होता है। जो वायर्ड रिपीटर आते थे, जब तुम केबल टीवी देखते थे उस टाइम छोटी डिवाइस कुछ दूरी के बाद में केबल टीवी वाले लगाते थे, वो किस लिए लगाते थे, वो एक रिपीटेड डिवाइस होती। तुम टीवी देखते लास्ट वाले टीवी वाले के साफ चैनल नहीं आते थे, तो इसलिए वो क्या लगवाते थे, बीच में रिपीटर लगवा लेते थे। उससे क्या है, सिग्नल बूस्ट हो जाता था और उसके टीवी में सिग्नल बढ़िया आते थे, तो बढ़िया आने से पिक्चर क्वालिटी क्लियर आती थी। और अगर रिपीटर नहीं होती थी तो वो क्या होता है, सिग्नल कमजोर आते थे, साफ पिक्चर नहीं आती थी। तो किसकी प्रॉब्लम होती थी, सिग्नल की प्रॉब्लम होती थी, सिग्नल कमजोर होता था। वायरलेस रिपीटर, यह वायरलेस नेटवर्क जैसे वाईफाई में कमजोर सिग्नल को मजबूत बनाता है। वाईफाई भी रिपीटर आते हैं। अगर मुझे यहाँ से लेकर वाईफाई अगर 300 मीटर दूरी पे वाईफाई डिवाइस, वहां पे कोई डिवाइस है, वहां पे वाईफाई नेटवर्क यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बीच में वाईफाई रिपीटर लगाऊंगा। वो क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल को उठाएंगे, पढ़ेंगे और फिर रीजनरेट करेंगे, फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे। मान लो एक वाईफाई डिवाइस की रेंज है 100 मीटर की, अगर मैं 80 मीटर पे या 90 मीटर पे दूसरी डिवाइस लगा देता हूँ, वाईफाई की रिपीटर लगा देता हूँ, तो फिर वो आगे 80-90 मीटर फिर भेजेगा, फिर ऐसे ही मैं एक और लगा दूंगा, तो ऐसे करते करते मैं उसको 200-300 मीटर तक यूज कर सकता हूँ। ऑप्टिकल रिपीटर, ऑप्टिकल रिपीटर होता है ये फाइबर ऑप्टिकल जो केबलें डलती है आजकल, फाइबर नेटवर्क डलता है, उसमें काम आता है। यह फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क में उपयोग होता है और ऑप्टिकल सिग्नल को पुनः उत्पन्न करता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल है, उसकी रेंज है 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर के बाद में उसमें रिपीटर लगाना पड़ता है, तो इसलिए जो फाइबर ऑप्टिकल में जो रिपीटर यूज होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रिपीटर। ठीक है, सभी रिपीटरों का काम एक ही है, डाटा को सिग्नल को रीजनरेट करने का। उपयोग, रिपीटर का उपयोग कहाँ होगा, लंबी दूरी की नेटवर्किंग में, जैसे कि दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सिग्नल को बढ़ाने के लिए, बड़े कार्यालयों, घरों या परिसरों में वाईफाई कवरेज बढ़ाने के लिए, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में सिग्नल को मजबूत करने के लिए। अब कई बार अपन घरों में या बड़े बड़े बिल्डिंग है जो ये बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, उसमें कुछ फ्लैटों में नेटवर्क कवरेज नहीं होता, तो अपन कहते हैं ना इसमें बूस्टर लगा दो। तो बूस्टर का क्या काम है, वो बूस्टर वो रिपीटर ही होता है, जिससे क्या है वो सिग्नल को कैच करेगा, वो थोड़े ऊपर लग जाएगा आपकी बिल्डिंग के, और वो डाटा कवर कर ग्रहण करेगा, उसके बाद में उसको रीजनरेट कर देगा, तो तुम्हारा नेटवर्क फुल आ जाएगा।
तो बड़े बड़े बिल्डिंग है, जैसे कोई अंडरग्राउंड मॉल बने हुए हैं, उनमें भी ये क्या लगे हुए हैं, रिपीटर लगे हुए हैं, वाईफाई रिपीटर लगे हुए हैं, वायरलेस। तो वो डाटा को क्या करते हैं, तो सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, जिससे तुम्हारा नेटवर्क भी आता है। कई जगह पर जाते हैं वहां नेटवर्क नहीं रहता, कोई मॉल में जाते हैं कोने में पहुंच जाते हैं, सिग्नल नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं रहे। अगर वहीं पर अगर तुम रिपीटर से कनेक्टिविटी करवा दोगे तो वो नीचे भी डाटा और उस कोने तक भी डाटा तुम सिग्नल तुम्हारा आ जाएगा और तुम अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। रिपीटर की सीमाएं क्या है, तो रिपीटर की सीमाएं है केवल सिग्नल को रीजनरेट करता है, डेटा को बदल या नियंत्रित नहीं करता। ये कुछ भी नियंत्रण नहीं करेगा, इसका कोई काम नहीं है कि इसको बदल देगा या नियंत्रण कर लेगा, जैसा आ रहा है वैसा चलेगा। सिर्फ ये सिग्नल लो है उसको हाई कर देगा, रीजनरेट कर देगा। प्रत्येक रिपीटर के बाद सिग्नल में थोड़ा सा विलंब, डिले हो सकता है। भी कोई भी काम होगा थोड़ा विलंब तो होगा, उसको क्योंकि रीजनरेट करेगा, कुछ चेक करेगा तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा डिले जरूर आएगा, पर तो सिग्नल पहुंच जाएगा। इतना भी डिले नहीं होगा जो तुम्हें पता चल जाए, कुछ नैनो सेकंड का, माइक्रो सेकंड का फर्क होता है इसमें। और वो तो क्वालिटी में फर्क पड़ता है, रिपीटर किस क्वालिटी का है। रिपीटर केवल एक ही प्रकार के नेटवर्क में काम कर सकता है, ये दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम नहीं करता। सिर्फ इसका काम क्या है, सिग्नल को रीजनरेट करने का काम है। ये सेम टाइप का नेटवर्क है, उसी के सिग्नल को रीजनरेट करेगा। ये नहीं कि बाहर से एक उधर से आ रहा था और एक उधर से आ रहा, दोनों नेटवर्क को कैच किया और कवर किया और उसको रीजनरेट कर देगा। ये एक ही टाइप के डिवाइस पे आगे काम आता है, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, सेम नेटवर्क चाहिएगा इसको। इसका सारांश क्या है, रिपीटर नेटवर्क में सिग्नल को मजबूत करने और लंबी दूरी तक डेटा को हानि रहित पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। यह फिजिकल लेयर पर कार्य करता है और आधुनिक नेटवर्क में इसकी बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल स्टोरी बिल्डिंग में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट वगैरह, तो वहां रिपीटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जगह कम है। और कुछ ऐसे इस टाइप से मकान बिल्डिंग बन जाती है जिसमें सिग्नल पहुंच ही नहीं पाते। वायरलेस सिग्नल है वो दीवारों के आगे आने से या दीवारों के कारण से भी, बैरियर आने से सिग्नल लॉस हो जाता है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए रिपीटर की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, रिपीटर में कोई समस्या किसी को? आगे अपने ब्रिज, तो ब्रिज का काम क्या होता है, दो अलग अलग जगह को जोड़ने का काम आता है, चाहे नदी के ऊपर चाहे रेलवे लाइन पे। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका उपयोग दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क लेन को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उपकरण नेटवर्किंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने का कार्य करता है। यह क्या काम करेगा, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम आता है। ठीक है, दो या दो से अधिक। मुख्य कार्य नेटवर्क जोड़ना। ब्रिज का उपयोग समान प्रोटोकॉल वाले दो या अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। समान प्रोटोकॉल मतलब समान तरीके के प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं ना, उसी नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा। अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो ये जोड़ेगा नहीं। डेटा ट्रांसफर, ब्रिज केवल उन डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है जो दूसरे नेटवर्क के लिए होते हैं। जो डाटा ट्रांसफर करेगा तो कौन सा करेगा, जो दूसरे नेटवर्क में जाने हैं उसी डाटा को ट्रांसफर करेगा, चेक करेगा कि ये उस नेटवर्क के लिए है या नहीं है। अगर उस नेटवर्क के नहीं है तो ये नहीं भेजेगा, वो अपने अंदर के जो नेट लेन में है वहीं यूज होना तो वहीं रह जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक का नियंत्रण, ब्रिज अनावश्यक डाटा ट्रैफिक को ब्लॉक करता है और केवल आवश्यक डाटा को फॉरवर्ड करता है। ये चेक करेगा ये डाटा बाहर जाने वाला है या उस नेटवर्क का है या नहीं है। अगर उस नेटवर्क का है तो भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। डेटा का फिल्टर करना,
ब्रिज डेटा पैकेट के मैक एड्रेस की जांच करता है और सही गंतव्य तक भेजता है। तो ये कौन सी लेयर का डिवाइस हुई? ब्रिज कौन सी लेयर की डिवाइस हुई? सेकंड लेयर, क्योंकि मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर में चेक हो रहा था, तो डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है। कार्य कैसे करता है? तो ब्रिज ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर 2 पर कार्य करता है। यह डेटा पैकेट के मैक एड्रेस का उपयोग करके निर्णय लेता है कि पैकेट को किस नेटवर्क से जोड़ना है या फॉरवर्ड करना है। ये है कि ब्रिज ये नहीं कि भी तुमने डाटा मैक एड्रेस में चेक करेगा कि बाहर का नेटवर्क है, नेटवर्क का मैक एड्रेस तो बाहर जाएगा। अगर बाहर का नेटवर्क के मैक एड्रेस नहीं है तो ये अंदर का है तो अंदर रहेगा। इससे क्या है, जो नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल होता है और अनावश्यक ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा। फिर है ब्रिज के प्रकार। लोकल ब्रिज, यह 2 या अधिक लोकल एरिया नेटवर्क लैन को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक, एक का तो क्या जोड़ना, 2 से 2 तो चाहिए ही कम से कम, और 2 से अधिक भी जोड़ सकता है। फिर है रिमोट ब्रिज, यह दूरस्थ नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। एक दूर दूर जो नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ने के लिए भी दूरस्थ जो रिमोट ब्रिज है उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है वायरलेस ब्रिज। वायरलेस, यह ब्रिज क्या करेगा, यह वायरलेस तकनीक का उपयोग करके नेटवर्क को जोड़ता है। 2 अलग अलग लैन है, उनके वायरलेस के द्वारा दोनों को कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कार्य वैसे ही रहेंगे जैसे वायर्ड है या जो रिमोट ब्रिज है या वायरलेस ब्रिज, सभी सभी के कार्य सेम ही है, कार्य करने का तरीका सेम है, परंतु कनेक्टिविटी का तरीका चेंज हुआ है। वायर वाला वायर से कर रहा था, वायरलेस वाला वायरलेस से कर रहा है, रिमोट वाला रिमोट टेक्नोलॉजी के तरीके से कर रहा था। रिमोट वो रिमोट टीवी वाला रिमोट से नहीं चलेगा। ये एक दूर है तो उसको किस तरीके तकनीकी से जोड़ना, मान लो एक तरफ से तरीके से तो वायरलेस था, एक तरीके एक साइड से तो वायर था, दूसरी साइड से वायरलेस जोड़ रहा है, तो ये दूरस्थ से भी जोड़ सकता है ऐसे। एक साइड से तुमने वायर से जोड़ दिया, दूसरी साइड से तुमने वायरलेस से जोड़ दिया। फिर है ब्रिज के लाभ। डेटा ट्रैफिक का प्रबंधन, डेटा ट्रैफिक को प्रबंधन करता है। ब्रिज डेटा ट्रैफिक को विभाजित करता है जिससे नेटवर्क का ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि ये अपने पढ़ा था कि ब्रिज चेक करेगा मैक एड्रेस को कि आउटर नेटवर्क का मैक एड्रेस है या इनर जो लैन का मैक एड्रेस है। अगर इनर लैन का मैक एड्रेस है तो ये इनर नेटवर्क में ही डाटा रूट फॉरवर्ड करेगा, आउटर में नहीं घुसने देगा। नेटवर्क का विस्तार, राउट ब्रिज के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, छोटे 2 अलग अलग जगह पे जो नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ के नेटवर्क का कवरेज एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेटा सुरक्षा। ब्रिज अनाधिकृत डेटा को फिल्टर करता है और नेटवर्क को सुरक्षित बनाता है। ये अनाधिकृत डेटा को क्या करेगा, फिल्टर करेगा और उसके बाद में नेटवर्क को सुरक्षित करेगा भी, जहां डाटा डाटा जाना है ट्रांसफर होना है उसी डाटा को वो ट्रांसफर करेगा, चेक करेगा। ब्रिज की सीमाएं, सीमा सभी की होती है, तो ब्रिज की सीमा क्या है, ब्रिज केवल समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ सकता है। 2 समान प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क है उन्हीं को जोड़ेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल के नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यह बड़े और जटिल नेटवर्क में धीमा हो सकता है। बड़ा नेटवर्क धीमा होगा ही और जटिल होगा तो और स्लो हो जाएगा ही। ब्रिज डाटा की रूटिंग का समर्थन नहीं करता है, ये रूटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है, L2 डिवाइस पे काम करता है। ये पाथ नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस रूट से जाना है, यहाँ जाना है, बाकी मैक एड्रेस के थ्रू काम करेगा, राउटिंग टेबल नहीं बनाएगा ये। इसका उपयोग उपयोग कहाँ होता है, छोटे और मध्य आकार के नेटवर्क में। बड़े में तो फिर क्या लग जाएगा, राउटर लग जाएगा। लेन को आपस में जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक जो लेन है उनको जोड़ने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ब्रिज का।
विभिन्न विभागों या कार्यालयों के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। सारांश क्या है? ब्रिज एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है और दो या अधिक नेटवर्क को कुशलता से जोड़ने में मदद करता है, और यह डेटा को फिल्टर और फॉरवर्ड करके नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाता है। फॉरवर्ड करेगा, फिल्टर करेगा, तो उससे क्या है, नेटवर्क की दक्षता बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर अपने मॉडेम। तो मॉडेम का क्या काम है? मॉडेम का काम है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलेगा। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूल एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसका उपयोग कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ये डाटा ट्रांसमिशन करेंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को? मॉडेम की। मुख्य कार्य मॉड्यूलेशन। पहला, मॉडेम डिजिटल डेटा जैसे कंप्यूटर डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि इसे टेलीफोन लाइन या केबल नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा सके। तुम डिजिटल डाटा को केबल के द्वारा नहीं भेज सकते। तुम्हें केबल के द्वारा डाटा भेजना है तो डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में काम ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? मॉडेम। और जो प्रक्रिया है डिजिटल डाटा से एनालॉग में कन्वर्ट होने की, उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। ठीक है। फिर है दूसरा डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डाटा में बदलता है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। मान लो तुमने कोई ईमेल भेजी, वायर के थ्रू जाएगी, तो वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुई, तो वो क्या हुआ? मॉड्यूलेशन। अब तुम्हारे पास कोई ईमेल आई, वो एनालॉग में आई और कंप्यूटर में फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट हुई मॉडेम पे आके, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। और तीसरा कार्य क्या है? डाटा ट्रांसमिशन का। मॉडेम का उपयोग दूरसंचार लाइनों का पर डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वे दूरसंचार लाइन या टेलीफोन वाले लाइनों के द्वारा डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मॉडेम का। प्रक्रिया तुम्हें बता ही दी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डाटा भेजोगे तो मॉड्यूलेशन, और डाटा आएगा तो डीमॉड्यूलेशन। कैसे कार्य करता है मॉडेम? कैसे कार्य करता है मॉडेम? कंप्यूटर में आने वाले डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में, मॉडेम कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है जो टेलीफोन या केबल लाइनों के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो जो भी कंप्यूटर से डाटा आएगा उसको किस में बदलेगा? एनालॉग में। दूसरी ओर जब डेटा प्राप्त होता है तो यह एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। अब वह मॉडेम के प्रकार। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है डायल अप मॉडेम। ये बहुत पुरानी तकनीक है, 2001 के 99 या 2000 के आसपास या 2001 में, उस टाइम क्या चलते थे? डायल अप मॉडेम चलते थे, ब्रॉडबैंड से पहले। ठीक है। इनकी स्पीड स्लो होती थी। यह पुरानी तकनीक पर आधारित है और टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। इसकी गति धीमी होती है। फिर है दूसरा डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है लेकिन उच्च गति पर डेटा ट्रांसमिशन करता है। करता तो ये टेलीफोन लाइन पर भी है, ये करता तो ये भी टेलीफोन लाइन पर ही है, परंतु इसकी जो डाटा ट्रांसफर की ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है? थोड़ी फास्ट है उससे। ये 1 Mbps 2 Mbps पे डाटा ट्रांसमिशन करता था। जो डायल अप था वो 256 128 512 kbps पर, इतना फर्क था। और
तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। जो गूगल वगैरह तुम पेज खोलते हो, आज तुम्हारा डाटा अगर फिनिश हो जाता है तो बता ना 64 kbps की स्पीड मिलेगी तुम्हें। अब 64 kbps पे तुम देखते हो कैसे खुलता है, कुछ चलता ही नहीं है। वैसा सा माहौल उस टाइम था। धीरे धीरे पेज अपलोड होता था, फिर उसको देखते थे तो काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाद डीएसएल आया तो थोड़ा फास्ट हुआ, और अब आजकल तो लाइटिंग फास्ट चल रहा है। अगला है केबल मॉडेम। यह केबल टीवी नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। तो इंटरनेट जो केबल टीवी वाला नेटवर्क था ना, उस नेटवर्क को उपयोग करके क्या प्रदान करता था? इंटरनेट कनेक्शन। फिर उसके बाद आया फाइबर ऑप्टिकल मॉडेम। यह फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का उपयोग करता है और तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। जो खुद फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी स्पीड भी बहुत लाइटिंग फास्ट है, तो स्पीड तो अपने आप ही फास्ट होगी। कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो आजकल जो तुम नेट देखते हो ये फाइबर ऑप्टिक के द्वारा यूज हो रहा है लगभग, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी तुम्हें मिलती है। फिर है वायरलेस मॉडेम। यह वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करता है, जैसे 4G 5G। 4G के टाइम में 4G डोंगल्स आते थे, जियो के, एयरटेल के, बीएसएनएल के। तो 4G टेक्नोलॉजी थी जब तक वायरलेस में, तो 4G पे काम किया। अगर 4G के बाद में 5G टेक्नोलॉजी आई तो मॉडेम के जो हार्डवेयर था वो भी 5G के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो 5G मॉडेम भी मार्केट में चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, जैसे जियो की डिवाइस, जियो के डोंगल चल रहे हैं, एयरटेल के भी चल रहे होंगे, और बीएसएनएल के भी चलते हैं। बीएसएनएल के तो अभी 5G है ही नहीं ना, तो बीएसएनएल की है नहीं। ठीक है, तो ये जो वाईफाई जो डोंगल यूज करते हो ये क्या है? वायरलेस मॉडेम है। तो मॉडेम के लाभ क्या है? तो मॉडेम के कुछ लाभ तो होंगे तभी तो यूज कर रहे हैं। तो मॉडेम के लाभ, पहला है इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर अपने को इंटरनेट से कनेक्टिविटी चाहिए तो अपने को क्या आवश्यकता पड़ेगी? मॉडेम की। मॉडेम कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी के बीच कनेक्शन बनाता है। आईएसपी कौन होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं अपने को? इंटरनेट सेवा प्रदान कराती है। दूसरा काम मॉडेम का क्या है? लाभ है डेटा ट्रांसफर। यह दूरस्थ स्थानों पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। भी अपने को यहाँ से दिल्ली डाटा ट्रांसफर करना है तो अपन को लाइन थोड़ी डालेंगे अपनी लोकल, अपन किसका यूज करेंगे? मॉडेम का लाइन, मॉडेम का यूज करके इंटरनेट यूज करेंगे, तो वहाँ पर भी मॉडेम लगेगा और यहाँ पे भी मॉडेम लगेगा, तो ये थोड़ा कॉस्ट कम लगेगी। अगर अपने खुद की लाइन डालेंगे तो उसके मेंटेनेंस भी कितनी ज़्यादा आएगी। तो अपने को एक शहर से दूसरे शहर में, या एक शहर के ऑफिस से दूसरे शहर के ऑफिस में अपने को कनेक्टिविटी चाहिए तो अपने इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आसान स्थापना, इंस्टॉल करने में और उपयोग करने में इजी है। मॉडेम का उपयोग करना और इंस्टॉल करना आसान है। नेक्स्ट, मॉडेम की सीमाएं। सीमा सभी की होती है, मॉडेम की भी सीमा है। गति सीमा, पुराने मॉडेम जैसे डायलअप की गति सीमित होती है। पुराने मॉडेम थी उसकी गति स्पीड क्या थी? 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps। रेंज की सीमा, कुछ मॉडेम की रेंज सीमित होती है, खासकर वायरलेस मॉडेम की। अगर तुम 5G वाला नेटवर्क यूज कर रहे हो, वायरलेस मॉडेम यूज कर रहे हो, तो उसकी रेंज है, उस रेंज के बाद में वो चलेगा नहीं। उपयोग, मॉडेम का उपयोग कहाँ होगा? घरों में भी होगा और कार्यालय में भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए होगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
अगर अपने को वीपीएन नेटवर्क यूज करना है तब भी अपने क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, मॉडेम का यूज करेंगे। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर तुम्हारा ऑफिस दिल्ली में है, तुम जयपुर से कोई काम करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक वीपीएन कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो एक वर्चुअली तुम्हें ये लगेगा कि तुम अपने लोकल लैन पे ही काम कर रहे हो, पर तुम हो इंटरनेट पे। परंतु वो तुम्हें एक सेटअप होता है वीपीएन टेक्नोलॉजी के द्वारा, तुम्हें वो कनेक्ट करवा देंगे आईएसपी, कि तुम्हें ये लगेगा कि तुम ऑफिस में ही काम कर रहे हो वर्चुअली रूप से। फिजिकली तुम जयपुर में बैठे हो, ऑफिस दिल्ली में, परंतु वर्चुअली तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एज ए ऑफिस के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्यों ज्यादा यूज करते हैं कई कंपनी वाले, कि ये सिक्योर होता है, इसमें अनावश्यक साइटें नहीं चलती, सिर्फ उस कंपनी का नेटवर्क ही एक्सेस होता है। रिमोट लोकेशन से डेटा ट्रांसफर के लिए मॉडेम का काम क्या है, रिमोट लोकेशन है, मान लो यहाँ से कोई पहाड़ी पे कोई ऑफिस है, नीचे बाहर दूसरी जगह कोई ऑफिस है, अगर वहां से अपने को डाटा ट्रांसमिशन करवाना है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो क्या यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे। ऊपर वायरलेस नेटवर्क लग जाएगा, नीचे डायल अप मॉडेम लगा है, या तुम्हारे वायर वाला लगा है मॉडेम और ऊपर वायरलेस मॉडेम लगा है, तो दोनों को आपस में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। केबल तो खुद की डाल ही नहीं सकते भी, जंगल से केबल कौन डालेगा और कौन मेंटेनेंस करेगा। तो रिमोट एरिया से भी अपने इंटरनेट के द्वारा जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मॉडेम की। सारांश क्या है मॉडेम का, सारांश यही है कि मॉडेम एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच पुल का काम करता है। यह डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतरण कर इंटरनेट सेवा को संभव बनाता है। अगर मॉडेम नहीं होगा तो अपन इंटरनेट यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में बदलेगा नहीं, तब तक डाटा ट्रांसफर होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, गेटवे। गेटवे से मतलब तुम्हें पता ही, गेटवे के नाम से डिफाइन है कि किसी चीज को अलग अलग गेट निर्धारित कर देते हैं कि उससे ये डाटा यहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ गेट निर्धारित करते हैं कि भी ये इस तरीके से डाटा जाएगा, ये उस तरीके से डाटा जाएगा। तो गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी डिवाइस ही है जो दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रिज क्या कर रहा था, सेम नेटवर्क को जोड़ रहा था। गेटवे क्या कर रहा है, अलग अलग। अब गेटवे तुम्हारा घर का गेट है, दूसरे घर का गेट है, तो दो अलग अलग घर के एक गेट से निकल के तुम दूसरे गेट में जाओगे तो दूसरे घर में घुस जाओगे ना। जरूर थोड़ी है एक घर तो जैसे 5 BHK का था, एक घर है जो 2 BHK का ही है। घर तो अलग अलग हुए, जियोग्राफी भी अलग अलग हुई, साइज भी, पर दो अलग अलग टाइप के घरों में घुसने के लिए तुम किसका यूज करते हो, गेट का। उस तरीके से गेटवे भी क्या करेगा, दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, गेटवे का। यह विभिन्न प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर या डाटा फॉर्मेट वाले नेटवर्क के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। ये नेटवर्क कौन सा जोड़ेगा, जिनके प्रोटोकॉल भी अलग हो, आर्किटेक्चर भी अलग हो, डेटा फॉर्मेट भी अलग हो, नेटवर्क के बीच संचार सुविधा प्रदान करे। मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क है ना, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल यूज करें, उनको आपस में जोड़ने का काम भी कौन करेगा, गेटवे करेगा। और ब्रिज सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क है, उनको जोड़ने का काम करेगा। मुख्य कार्य, नेटवर्क कनेक्टिविटी। गेटवे का उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जैसे लेन और वैन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। डेटा रूपांतरण, गेटवे डेटा को एक नेटवर्क के रूप में गेटवे डेटा को एक नेटवर्क के प्रारूप से दूसरे नेटवर्क के प्रारूप में परिवर्तित करता है। एक किसी और प्रोटोकॉल पे यूज कर रहा है, दूसरा किसी और प्रोटोकॉल पे यूज कर रहा है, तो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम भी गेटवे करेगा। प्रोटोकॉल अनुवाद,
गेटवे विभिन्न प्रोटोकॉल का अनुवाद करता है जिससे असंगत नेटवर्क एक दूसरे से संवाद कर सके। जैसे दुभाषी होता है, वो भी एक गेटवे है। मान लो एक फॉरेनर आया और अपने के इंडियन से बात करनी है उसको, तो वो किसको यूज करेगा? एक दुभाषी को यूज करेगा। उसको क्या होता है, वो दोनों के बीच में बात करने का एक गेटवे ही है, मीडिएटर है। मान लो गेटवे मान लो, अगर वो मीडिएटर नहीं होगा तो वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक को हिंदी आती है और एक को रशियन आती है। मान लो रूस से है, रशियन आता है, तो इंडिया वाले को रशियन नहीं आएगी, रशिया वाले को हिंदी नहीं आएगी। तो दो भाषी है जो गेटवे है, तो वो क्या करेगा, दोनों को ट्रांसलेट करके देगा। तो ये काम कौन करेगा? गेटवे करेगा। सुरक्षा और प्रबंधन, गेटवे डाटा को फिल्टर कर सकता है और केवल अधिकृत डाटा को ही फॉरवर्ड करता है, जिससे नेटवर्क अधिक सुरक्षित रहता है। अब ये नहीं कि जैसे तुम कोई बाहर से आया, वो किसी लैंग्वेज, फिर वो अनाउंसमेंट थोड़ी करता है इसने ये कहा है, वो दूसरे आदमी को भी आराम से बताएगा भी हाँ इसका कहने का ये है और तुम्हारा तुम क्या कहना चाहते हो तुम बताओ, मैं उसको बता देता हूँ। तो वो क्या करेगा, सिक्योर कनेक्शन करेगा। ये नहीं वो अनाउंस थोड़ी कर देगा भी इसने ये कहा, अब इसने ये कहा। तो इस तरीके से वो फिल्टर करेगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो जिनका मीनिंग्स रशिया में अलग है, इंडियन लैंग्वेज में हिंदी में अलग है, तो उनको वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये कहना क्या चाहता है, मुझे रशिया में इसको क्या कहना है। तो फिल्टर भी करेगा। ये नहीं कि जैसा उसने कहा वैसा का वैसा उसको ट्रांसलेट करके भेज दिया, नहीं, उसको चेक करेगा, फिल्टर करेगा कहने का अर्थ क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, कैसे कार्य करता है? गेटवे ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर L3 पर काम करता है। L3 नेट जो डिवाइस है वो कौन सी है? नेटवर्क लेयर। और कभी कभी एप्लीकेशन लेयर 7 तक भी, लेयर 7 पर भी काम कर सकता है। जो एप्लीकेशन गेटवे है ना, वो L7 पे काम करेंगे। और जो हार्डवेयर जो गेटवे है वो किस पे काम करेगा? L3 पर काम करेगा। और 7 तक भी काम कर सकता है। वो तो कंडीशन पे और डिफाइन करता है कि वो कहाँ कैसे डिफाइन कर रखा है उसको। यह दो नेटवर्क के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। दो नेटवर्क है, उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। जैसे दो भाषा करवाता है, दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवा दिया उसने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके। उसी तरीके से गेटवे भी सेम काम करेगा और उनके बीच डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। भी अंडरस्टैंडिंग हो गई तभी तो समझेगा। तुम यहाँ से कुछ और बोल रहे हो, वो उधर से कुछ और समझ रहा है, तो डाटा ट्रांसफर थोड़ी हुआ। गेटवे के प्रकार, नेटवर्क गेटवे, ये दो अलग अलग नेटवर्क जैसे लेन और वैन के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। वेब गेटवे, यह इंटरनेट और निजी नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। वेब गेटवे भी होता है, नेटवर्क गेटवे भी होता है। नेटवर्क तो क्या करेगा, दो अलग अलग नेटवर्क को, और वेब गेटवे वो क्या है, इंटरनेट और निजी नेटवर्क के बीच ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। तुम्हारा जो नेटवर्क है और जो इंटरनेट का नेटवर्क है उसको जो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे, यह एप्लीकेशन स्तर पर काम करता है और डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसलेट करता है। वे कोई एप्लीकेशन है वो दूसरी लैंग्वेज में है, तो उस डेटा को उस लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए काम कौन करेगा? गेटवे करेगा। क्लाउड गेटवे, यह क्लाउड सेवाओं और ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क के बीच कनेक्शन प्रदान करता है। जो क्लाउड नेटवर्क है, जो क्लाउड सेवाओं को यूज करना होता है, वहां पे क्लाउड गेटवे यूज किया जाता है। दूसरा वेब गेटवे, यह इंटरनेट और निजी, ये तो पढ़ लिया अपने। हाँ, गेटवे के लाभ, गेटवे का लाभ क्या है? नेटवर्क विस्तार, गेटवे का उपयोग विभिन्न नेटवर्कों को जोड़कर बड़े नेटवर्क बनाने में किया जाता है। वे गेटवे का यूज करेंगे, दो अलग अलग असमान नेटवर्क है उनको भी जोड़ा जा सकता है, तो उससे क्या होगा, नेटवर्क का विस्तार तो होगा ही।
और एवरेज एरिया भी ज्यादा कवर होगा। प्रोटोकॉल अनुकूलता, यह विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर को संभव बनाता है। बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क के प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क है उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। सुरक्षा, गेटवे डाटा को फिल्टर और मॉनिटर करता है जिससे नेटवर्क अधिक सुरक्षित रहता है। ये क्या करेगा, डेटा को फिल्टर भी करता है और मॉनिटर भी करता है। गेटवे की सीमाएं, उच्च लागत, गेटवे महंगे आते हैं, ब्रिज से महंगे आएंगे, ठीक है। गेटवे अन्य नेटवर्किंग उपकरणों की तुलना में अधिक महंगे हो सकते हैं। जटिलता, गेटवे का सेटअप और प्रबंधन जटिल हो सकता है। इसको मैनेज करना, इसको सेटअप करना, इंस्टॉल करना भी थोड़ा जटिल होता है। प्रदर्शन पर प्रभाव, अधिक डेटा ट्रांसफर होने पर गेटवे के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। भी ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा तो उनको मैनेज भी करना है, उनको ट्रांसलेट भी करना है, उनको मैनेज भी करना है, तो क्या होगा, उसका प्रदर्शन स्लो हो जाएगा। प्रदर्शन पर प्रभाव यही पड़ेगा, फिर स्लो हो जाएगी प्रोसेसिंग। उपयोग, इंटरनेट और निजी नेटवर्क को जोड़ने के लिए, अगर इंटरनेट है और निजी नेटवर्क है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए भी गेटवे का यूज किया जाता है। क्लाउड सेवा और स्थानीय नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए, क्लाउड सेवा है, क्लाउड का तुम समझते हो, जैसे गूगल ड्राइव है, ये भी क्लाउड सर्विस है। वन ड्राइव है, तो क्लाउड से क्लाउड और भी बहुत सारी चीजें हैं, आजकल बहुत सी चीजें क्लाउड पे हो गई। तुम क्लाउड पे ओएस भी चला सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी। क्लाउड पे अपना कंप्यूटर भी परचेज कर सकते हो, स्पेस ले सकते हो, उस पर तुम अपना कंप्यूटर चला सकते हो। कितने जीबी रैम चाहिए, कितने जीबी हार्ड डिस्क चाहिए, वो सब कुछ क्लाउड पे प्रोवाइड है। तुम्हें लॉग इन करना है और अपना कंप्यूटर को जैसे तुम नॉर्मल पीसी यूज करते हो वैसे यूज कर सकते हो, उसको अपने सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हो उस पर। विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच संचार के लिए, विभिन्न प्रोटोकॉल है, उनको बीच में अगर को संचार करना है तो अपना क्या यूज करेंगे, गेटवे। फिर सारांश, तो सारांश यही है, गेटवे एक अत्यंत उपयोगी नेटवर्किंग डिवाइस है। वे दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए या प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये होता ही है, जरूरी नहीं सभी एक सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। जो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है। यह नेटवर्क संचार को सरल और कुशल बनाता है। ये क्या करता है, नेटवर्क को यह डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाता है और नेटवर्क संचार को सरल और कुशल बनाता है। खासकर जब नेटवर्क के बीच प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर विभिन्न होता है। जैसे तुम बाहर चैट करते हो और गूगल ट्रांसलेट करते हो, तो जिस तरीके से तुम ट्रांसलेट, आजकल ये भी दिक्कत नहीं आती ना कि बाहर कौन क्या बोल रहा है, आजकल ट्रांसलेटर भी आ गए। पहले दो भाषा की आवश्यकता पड़ती थी, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात करता था ना, तो उनको एक दो भाषा की आवश्यकता पड़ती थी। अब वो पूरा दो भाषा पे डिपेंड करता था। आजकल ऐसी डिवाइस आ गई, अगर उधर से रशिया में बोल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई, अगर वो रशिया में बोल रहा है तो अपने अगर हिंदी में कन्वर्ट करने का है तो वो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। हाँ, उसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो उसमें क्या है, सुरक्षा भी रहती है, गोपनीयता भी रहती है। अब पहले वो ट्रांसलेटर के सामने सब कुछ हो जाता था, कुछ चीजें गोपनीय नहीं रहती थी। फिर है ब्राउटर। तो ब्राउटर एक हाइब्रिड नेटवर्किंग है, राउटर प्लस ब्रिज, जो ब्रिज और राउटर दोनों के कार्य को पूरा करता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को राउटिंग और ब्रिजिंग दोनों तरीकों से
नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है। तो पहले ब्रिज क्या कर रहा था, राउटिंग नहीं कर रहा था, डेटा ट्रांसफर कर रहा था, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रहा था। ब्राउटर क्या करेगा, राउटिंग भी करेगा और ब्रिजिंग भी करेगा और राउटिंग भी करेगा, दो नेटवर्क को जोड़ देगा प्लस राउटिंग भी करेगा। तो ये थोड़ा उससे उन्नत किस्म है, क्योंकि ये प्रॉपर राउट, अगर 4-5 नेटवर्क है तो 4-5 नेटवर्क में ये चेक करेगा कौन से नेटवर्क का डाटा कहां जा रहा है। तो ये आईपी भी चेक कर लेगा ना, जो राउटर है वो L3 डिवाइस है, राउटर ब्रिज है वो L2 डिवाइस है। तो दोनों चीजों चेक हो गया ना, मैक एड्रेस भी चेक हो गया और आईपी एड्रेस भी चेक हो गया। तो ये पर्टिकुलर जिस डिवाइस का डाटा है उसी डिवाइस के पास जाएगा। इससे जो नेटवर्क का ट्रैफिक है और ज्यादा मैनेज होगा, स्पीड फास्ट होगी। मुख्य कार्य ब्रिज के रूप में कार्य, राउटर दो समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज की तरह कार्य करता है। राउटर के रूप में कार्य, यह डेटा को नेटवर्क एड्रेस का उपयोग करके विभिन्न नेटवर्क से गुजरने के लिए राउट करता है। ये रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है, बाहर ये नहीं कि तुम खुला छोड़ दिया कि बाहर के नेटवर्क में जाओ घूम आओ। अब ये बताएगा तुम्हें इस रूट से जाना है, इस रूट से शॉर्टेज रूट ये पड़ेगा, तुम इस रूट को चेक कर लो। कल को रूट बने हुए, अगर उसमें कोई ब्रेकेज है या डैमेज है तो वो चेक कर देगा उस रूट पे ब्रेकेज आ रहा है तो तुम उस रूट से निकल जाओ। तो डाटा क्या थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा और सिक्योर भी पहुंचेगा। डेटा ट्रांसफर, यह नेटवर्क पर डेटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। कि ब्राउटर है तो ये सही गंतव्य तक पहुंचाएगा, ब्रॉडकास्ट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास आईपी एड्रेस हो गई और मैक एड्रेस हो गई। और किसी का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस अपने पास होना तो अपन सब कुछ चेक कर सकते हैं उसने क्या क्या किया है। दो ही चीज कॉमन है नेटवर्क के इंटरनेट में, किसी का मैक एड्रेस है और आईपी एड्रेस तुम्हारे पास है ना, तो तुम एग्जैक्ट डाटा भेज सकते हो, फिर उसको नेटवर्क में घूमने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटोकॉल अनुकूलता, ब्राउटर विभिन्न प्रोटोकॉल के बीच अनुवाद करने में सक्षम होता है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे भी यूज होगा, जबकि राउटर जो ब्रिज था वो सेम प्रोटोकॉल को यूज कर रहा था। ये इनके दोनों के डिफरेंस है। कैसे कार्य करता है, जब राउटर को डेटा पैकेट प्राप्त होता है तो यह निर्णय लेता है कि डेटा को ब्रिज मोड में या राउटर मोड में फॉरवर्ड करना है। वो निर्णय लेगा कि मुझे किस मोड में डाटा ट्रांसफर करना है, ब्रिज मोड में भेजना है या राउटर मोड में भेजना है। समान नेटवर्क के लिए यह ब्रिजिंग करता है और विभिन्न नेटवर्क के लिए राउटिंग करता है। अगर समान नेटवर्क है तो उसमें ब्रिज के लिए काम करेगा एज ए ब्रिज। अगर अलग अलग टाइप का नेटवर्क है तो ये किस मोड में आ जाएगा, राउटर मोड में आ जाएगा। यह डाटा को ओएसआई मॉडल की लेयर 2, डाटा लिंक लेयर और लेयर 3 नेटवर्क लेयर दोनों पर संभालता है, दोनों लेयरों को यूज करता है। तो इसलिए क्या हाइब्रिड है, राउटर प्लस ब्रिज, और लेयर भी दोनों यूज कर रहा है, L2 और L3। ब्राउटर के लाभ, तो ब्राउटर के लाभ क्या है, दोनों तकनीक का उपयोग है, एक ही डिवाइस से दोनों काम हो गए ना, राउटिंग भी हो गई और ब्रिजिंग भी हो गई। विभिन्न ब्राउटर ब्रिज और राउटर दोनों के कार्यों को पूरा करता है, जिससे यह अधिक कुशल बनता है। नेटवर्क विस्तार, यह समान और विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। समान टाइप का नेटवर्क भी जोड़ लेगा और अलग अलग टाइप का नेटवर्क है उसको भी जोड़ लेगा। लचीलापन, ब्राउटर को अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी में उपयोग किया जा सकता है। ये अलग अलग टोपोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, सेम टोपोलॉजी जरूरत नहीं है, रिंग टोपोलॉजी में भी यूज हो जाएगा। इधर से किसी ने स्टार टोपोलॉजी यूज कर रखी है, इधर से किसी ने बस टोपोलॉजी करते, उन सभी को मैनेज कर लेगा। कम लागत, अलग अलग ब्रिज और राउटर की आवश्यकता को समाप्त करके लागत कम करता है। ब्रिज और राउटर की अलग अलग दो डिवाइस लाएंगे, उसके बजाय एक डिवाइस लाएंगे तो लागत कम आएगी ना। घर पे अगर आवश्यकता है लोडिंग की
प्लस सवारी ले जाने के लिए तो अपन क्या लाएंगे, पिकअप लाएंगे, उसमें सवारी भी ले जाएंगे और जो आते रहे वो क्या कैंपर आती है ना, 7 सीटर 5 सीटर, तो कैंपर में क्या था, छोटा सा लोडर आता है प्लस 5 सीट की सवारी के लिए सीटें आती है, तो वो काम करेगा। वो एक तरीके से ब्राउटर वाला सा काम हो गया, छोटे लोडिंग का काम भी हो गया, प्लस 4-5 सवारियों को भी आराम से ले जा सकता है। ब्राउटर की सीमा तो सभी की है भाई, तो इसकी भी सीमाएं, जटिलता, अगर 2 काम एक आदमी करेगा तो जटिल तो होगा, तो इसका सेटअप और प्रबंधन अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक जटिल हो सकता है। प्रदर्शन, ये बड़े नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करते समय इसकी गति प्रभावित हो सकती है। सभी को पता है कि लोड ज्यादा पड़ेगा तो काम थोड़ा स्लो होगा। मूल्य, राउटर की कीमत ब्रिज और राउटर के मुकाबले में अधिक हो सकती है। अलग अलग खरीदने के बजाय अलग अलग महंगी होगी, परंतु दोनों को अगर इसको खरीदेंगे तो दोनों की रेट के हिसाब से तो ये सस्ता पड़ेगा। भी अगर तुम ब्रिज की रेट देखोगे तो मान लो 3,000 का है, राउटर देखो 5,000 का है, तो 5 3 8 हो गए, और ये मिलके 7 का, ये अकेला ही 7 का है, तो वैसे तो सस्ता है। वैसे कॉस्ट देखोगे 3 और 5 तो ये महंगा पड़ रहा है। अगर किसी को ब्रिज चाहिए तो वो राउटर क्यों खरीदेगा, किसी को राउटर चाहिए तो राउटर क्यों खरीदेगा, अगर किसी को ब्रिज और राउटर दोनों चाहिए तो राउटर खरीद लेगा। उपयोग, लैन और वैन को जोड़ने के लिए, समान और विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को नियंत्रित और अनुकूलित करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल भी करेगा, अनुकूलित भी करेगा, अपने किस हिसाब से डाटा को आगे ट्रांसफर करना है। सारांश, राउटर एक हाइब्रिड डिवाइस है जो ब्रिज और राउटर दोनों के कार्य करता है। यह समान नेटवर्क के लिए डाटा को ब्रिज करता है। अगर समान नेटवर्क है दोनों तो वहां क्या काम करेगा, ब्रिज का। अगर दोनों के नेटवर्क अलग अलग है तो ये वहां पे क्या काम करेगा, राउटर का। यह छोटे और बड़े दोनों नेटवर्कों में उपयोगी है, छोटा नेटवर्क हो या बड़ा नेटवर्क हो दोनों में उपयोगी है। और नेटवर्किंग में लचीलापन और कुशलता प्रदान करता है। कुशलता तो अपने आप आगे ना, एक आदमी 2 काम कर रहा है। फायरवॉल का क्या है, फायरवॉल ये आग वाली दीवार नहीं है, ये एक दीवार है नेटवर्क के लैन और वैन के बीच में, कि भी कुछ डाटा अपन सिक्योरिटी लगाते हैं कि बाहर से अनावश्यक लोग अपने नेटवर्क में नहीं घुसे, तो अपन क्या लगाते हैं, घरों अपन बाउंड्री, अपन घर बनाते हैं तो बाउंड्री बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कि अनावश्यक लोग नहीं घुसे, अनावश्यक जगह से नहीं घुसे, तो अपन गेट तो रखते हैं घुसने के लिए, परंतु अनावश्यक रूप से या कहीं और से कोई नहीं घुसे तो अपन क्या लगाते हैं, दीवार बनाते हैं। भी रास्ते से आएगा तो अपने को पता है कि इस रास्ते से आए तो अपने जाना कहाँ रहेगा, दीवार फांद के अगर चोर आएगा ना, तो चोरों से या अनावश्यक लोगों से बचने के लिए, पशु से या कुत्तों से बिल्ली से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, दीवार लगाते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क में भी अनावश्यक डाटा से या अनावश्यक वायरस से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस को अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों का संयोजन हो सकता है। फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हो सकती है, और दोनों का संयोजन भी। सॉफ्टवेयर का फायरवॉल कंप्यूटर के साथ में आता है, जो फायरवॉल आता है फायरवॉल वहां से इनेबल कर सकते हो। उससे भी काम नहीं चले ज्यादा सिक्योरिटी से, हार्डवेयर वाले यूज कर सकते हो, और दोनों का संयोजन जिसमें सॉफ्टवेयर भी लगा इंस्टॉल होता है, थोड़ा कॉस्टली आता है, और हार्डवेयर तो होता ही होता है वो, तो वो डिवाइस भी अपने यूज कर सकते हैं। लगभग बड़े जो डाटा जहाँ सेंसिटिव डाटा है वहां सभी जगह फायरवॉल यूज होते हैं। अपन तो एंटीवायरस से काम चला लेते हैं, एंटीवायरस भी साथ में फायरवॉल की
फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। फायरवॉल करता क्या है कि फायरवॉल कंप्यूटर की दीवार तो कर ही नहीं सकते ना अपन। फायरवॉल क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर के पोर्ट्स हैं, अनयूज पोर्ट्स हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है, सभी के पोर्ट्स बने हुए हैं। इस पोर्ट से ईमेल जाएगी, इस पोर्ट से तुम वेब ब्राउजर का प्रोटोकॉल है, अनावश्यक जो प्रोटोकॉल है, जिनको पोर्ट बोल दो, प्रोटोकॉल बोल दो, उनको डिसेबल कर देगा। जितनी भी हैकिंग होती है, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी का अटैक होता है, वो तो अपने कमी से होता है। अपने अनावश्यक पोर्ट ऑन रहते हैं, वो उन्हीं किसी पोर्ट को यूज करके अपने कंप्यूटर में प्रवेश करता और हैकिंग हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, फायरवॉल यूज करते हैं। तो फायरवॉल की मुख्य कार्य नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना, भी कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। अपन को कुछ ऐसी अनवांटेड साइटें यूज करते हैं, अपने पास वार्निंग आती है अगर फायरवॉल ऑन है तो कि इसको मत यूज करो, ये हानिकारक वेबसाइटें हैं, इससे तुम्हारे वायरस आ सकता है। ये कब बताएगा, जब फायरवॉल ऑन होगा। अगर फायरवॉल ऑन ही नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा। ये इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट, डाटा पैकेट को फिल्टर करता है। जो आएगा उसको भी फिल्टर करेगा, जो जाएगा उसको भी फिल्टर करेगा। अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, ये जो अनाधिकृत एक्सेस है, जो मैं तुम्हें बता रहा था, जो अनयूज्ड जो ओपन पोर्ट ऑन है तुम्हारे, उनको यूज करते हुए को डाटा एक्सेस कर रहा था या कंप्यूटर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने का काम ये करता है। ये तय करता है कि कौन सा डाटा नेटवर्क में प्रवेश कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। इतने सारे पोर्ट्स होते हैं, कई पोर्ट्स ऐसे हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, उसके लिए भी एक पोर्ट है, 23 नंबर पोर्ट है, तो FTP पोर्ट बोलते हैं। अगर वो तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है तो तुम उसको ओपन रखोगे क्यों। परंतु हर एक बंदे को, सभी बंदों को ये नॉलेज नहीं होता कि कौन सा यूज रखना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा पोर्ट ऑन होना चाहिए, कौन सा पोर्ट बंद रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फायरवॉल है, उसे प्री डिफाइन है। वो अनावश्यक जो कॉमन यूज होने वाले हैं उनको ऑन रखता है, बाकी सभी को क्या करता है, वो डिसेबल कर देता है। सुरक्षा नीति लागू करना, यह संगठनों की सुरक्षा नीतियों के अनुसार काम करता है। अपन फायरवॉल को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। मेलवेयर से सुरक्षा, फायरवॉल वायरस, वार्म्स और हैकिंग प्रयासों को रोकने में मदद करता है। वार्म्स जो हैकिंग के लिए प्रयास कर रहा है, जो पोर्ट्स डिसेबल कर दोगे तो हैकिंग कैसे होगी। जब तुमने चारों तरफ से तारबंदी कर दी, घर के अंदर बाड़बंदी कर दी, ऊपर से करंट और लगा दिया, तो वो कैसे घुसेगा अगला। सुरक्षा तो बढ़ी ही है, और फिर कोई और होशियार होगा तो वो अलग चीज है, और सुरक्षा बढ़ जाएगी। फायरवॉल के प्रकार, हार्डवेयर फायरवॉल, यह भौतिक उपकरण होता है जो नेटवर्क और इंटरनेट के बीच लगाया जाता है। कहाँ लगेगा, जो बाहर से नेटवर्क आ रहा है और जो अंदर का नेटवर्क है, जहां कॉमन है, वहां पर ये फायरवॉल लगता है। वे गेट लगाते हो, बाउंड्री करते हो, घर के अंदर बाउंड्री थोड़ी करते हो, बाहर करते हो ना। तो जहां से बाहर का एक्सेस है, उसी के बाहर तुम बाउंड्री दीवार लगाते हो। उसी तरीके से जो बाहर का नेटवर्क और अंदर का नेटवर्क जहां कनेक्ट हो रहा है, उसी के बीच में ये फायरवॉल इंस्टॉल किया जाता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर या सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है, या तो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा या सर्वर पे। नेटवर्क फायरवॉल, ये पूरे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है, ये पूरे नेटवर्क पे इंस्टॉल होगा। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, ये एप्लीकेशन की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। फायरवॉल का उपयोग मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा बढ़ाने और चोरी को रोकने के लिए, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और डाटा चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। डाटा की चोरी रोकने के लिए और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, साइबर जो अटैक होते हैं तो उनको रोकने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे सुरक्षा नहीं होती, आजकल क्रोम ने भी ऐसी फैसिलिटी दे दी कि तुम्हारा क्रोम का कोई डाटा है ना, जो तुमने पासवर्ड सेव कर रखा है, तो वह तो तुम्हारे पासवर्ड तुम सीन करते हो, या तो तुम्हारा एडमिन का पासवर्ड मांगता है,
या तुम्हारा फिंगरप्रिंट मांगता है, जो भी तुम्हारा है। ऐसे कोई नहीं कि ब्राउजिंग की हिस्ट्री किसने हैक कर ली और कोई और एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता आजकल। ईमेल हैक करके तुम्हारा डाटा एक्सेस नहीं कर सकता जल्दी से, क्योंकि वो तुम्हारे जो फिजिकल डिवाइस है उसका भी एडमिन का पासवर्ड जो है वो मांगेगा, तब जाके वो डाटा एक्सेस हो पाएगा। ये भी एक सुरक्षा ही है। फिर है केबल्स। ये भी नेटवर्क लगाएंगे या बढ़ाएंगे तो अपने किसकी आवश्यकता पड़ेगी, केबल की आवश्यकता तो पड़ेगी, पूरा काम वायरलेस तो थोड़ी होगा। तो केबल, जो नेटवर्किंग केबल है वो कौन सी अपन देखेंगे। तो नेटवर्क केबल्स, नेटवर्क केबल का उपयोग नेटवर्क में डाटा और जानकारी को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये केबल कंप्यूटर, स्विच, राउटर और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम है। भी कंप्यूटर से किसी राउटर को, स्विच को जोड़ना तो क्या यूज करेंगे अपन, केबल को यूज करेंगे। तो नेटवर्क केबल के प्रकार, कौन सी केबल यूज होगी। तो पहली केबल है इसमें कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यह एक पुरानी और विश्वसनीय केबल है जिसका उपयोग टेलीविजन और इंटरनेट कनेक्शन में होता है। कोएक्सियल केबल तुमने सभी ने देखी होगी, जो केबल टीवी आता था उसमें एक केबल डलती थी, तो उसमें एक बीच में कोर होती थी कॉपर की, बाहर उसके बाहर एक प्लास्टिक का कवर होता था, उसके बाहर एक और मैश होती थी, किसकी, कॉपर की मैश जालीनुमा। फिर उसके बाहर कोटिंग होती थी, उसके बाहर पीवीसी की कोटिंग होती थी। उस केबल को क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल केबल बोलते हैं। यह एक पुरानी और विश्वसनीय केबल है जिसका उपयोग टेलीविजन और इंटरनेट कनेक्शन में होता है। संरचना, इसमें एक तांबे का कोर होता है जिसे इंसुलेशन और धातु की शील्ड से घेरा जाता है। तो वही है कि इंसुलेटेड जो केबल है, जो बाहर एक कवर लगाता है उसे इंसुलेट बोलते हैं। इंसुलेट से कवर होता है और उसके बाहर एक धातु की शील्ड सी लगी रहती है और उसके बाहर एक मैश नुमा होता है और अंदर, तो वो क्या, कोएक्सियल केबल बोलते हैं उसको। सभी की देखी हुई ये कोएक्सियल केबल। तो उपयोग केबल टीवी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, गति के 10 Mbps तक की स्पीड है। दूसरी है ट्विस्टेड पेयर केबल। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाली केबल है जिसमें दो तार को एक साथ घुमाया जाता है। इसको ट्विस्टेड पेयर क्यों बोलते हैं, तार का एक तार के ऊपर दूसरा तार लपेटा रहता है, दो तारों को आपस में लपेट देते हैं। कितने कोर की होती है, 2 कोर, 2 कोर की भी होती है, 4 कोर की भी होती है, 8 कोर की भी होती है, 6 कोर की भी होती है, अलग अलग कोर की होती है, बहुत बड़ी बड़ी केबलें भी होती है। तो एक तार के ऊपर दूसरा तार लपेटा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। वायर के ऊपर वायर लपेटा रहता है ना, इसलिए इसको ट्विस्टेड केबल बोलते हैं। प्रकार, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी, कम लागत, घरेलू और छोटे कार्यालयों में कार्यालय नेटवर्क के लिए। अनसील्डेड जो यूटीपी केबल है वो क्या, अपन जो यूज कर रहे हैं लोकल, अगर एक कैंपस के अंदर, एक क्लास के रूम अंदर या लैब के अंदर, वो केबल कौन सी है, यूटीपी केबल है। क्योंकि ये धूप में रहेगी नहीं तो खराब नहीं होगी। अगर अपन को धूप में, अगर इस नेटवर्क से थोड़ा सा दूर ले जाना है, आउटर लाइन डालनी है, तो अपन कौन सी यूज करेंगे, एसटीपी। एसटीपी केबल अधिक सुरक्षा और कम शोर का इंटरफ्रेंस कम करने के लिए। जो शिल्डेड केबल है वो सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं टूटने में या ब्रेक होने में। उसके ऊपर क्या है, एक शील्ड लगी होती है और मजबूत होती है, थोड़ी मोटी भी आती है और महंगी भी आती है और खराब भी कम होती है। तो वो आउटर नेटवर्क में यूज करने के लिए, बाहरी साइड में यूज करना है तो अपने कौन सी यूज करेंगे, एसटीपी। उपयोग कहाँ होगा, लेन, लेन में होगा। टेलीफोन लाइन में भी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। गति 100 Mbps से 10 Gbps, तो 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक की केबल आती है ट्विस्टेड पेयर। फिर तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल
यह आधुनिक और तेज नेटवर्किंग के लिए उपयोग किए जाने वाले केबल है जो डाटा को प्रकाश के रूप में ट्रांसफर करती है। ये क्या करेगी, इसमें कोई धातु नहीं है, ये कांच की एक नली है, इसमें ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल बनी हुई है, ये प्रकाश के रूप में डाटा सिग्नल भेजती है। इसमें कोई वायर के थ्रू नहीं जाएगा, ना इससे कोई करंट लगेगा कट जाएगी तो। इसमें एक पतली सी कांच की नली है जिसको फाइबर ट्यूब बोलते हैं, उसके द्वारा डाटा ट्रांसफर होता है। एक एंगल पे किसी साइन वेव को या लाइट वेव को ट्रांसमिट करते हैं, उस लेंथ से डाटा वेव को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वो वेव बनती रहती है, क्यों वो दोनों तरफ से कांच की नली उसके फाइबर के टकराएगी तो फिर वो आगे चलती रहेगी। तुम कई बार जाते हो ना, ये डीजे वगैरह चलता है, वहां लाइटिंग वगैरह होती है, तो वहां तुम देखते हो कई बार लाइट इधर दीवार को घूम के दीवार को टकरा के वैसे मुड़ी हुई दिखती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन होता है। उसी तरीके का परावर्तन फाइबर ऑप्टिक में भी होता है, और वो घूमती रहती है, उस नली के टकराती रहती है और आगे तक बढ़ती रहती है। उसकी लगभग रेंज है 2 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद में उसको फिर बूस्टर की रिपीटर की लगाने की आवश्यकता पड़ती है। संरचना इसमें कांच या प्लास्टिक का कोर होता है जो प्रकाश के रूप में सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो डाटा ट्रांसफर इसमें किसमें होगा, प्रकाश सिग्नल के रूप में। उपयोग लंबी दूरी के इंटरनेट, टेलीफोन और हाई स्पीड नेटवर्क में यूज की जाती है। इसकी गति 100 जीबीपीएस या उससे अधिक। इसकी स्पीड क्या है, 100 जीबीपीएस और उससे अधिक। अगला है यूएसबी केबल। कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर और पावर सप्लाई के लिए उपयोग होती है। उपयोग छोटे उपकरणों और कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। अगर मोबाइल से तुम्हें डाटा ट्रांसफर करना है तो लैन केबल थोड़ी लगाओगे तुम, यूएसबी केबल लगाओगे। यूएसबी केबल भी नेटवर्किंग केबल में यूज हो सकती है। वो कोई कहेगा सर यूएसबी केबल नेटवर्किंग केबल कैसी हुई। अगर मोबाइल का डाटा तुम्हें ट्रांसफर करना है कंप्यूटर में तो वो नेटवर्किंग डिवाइस हो गई ना, चार्जिंग भी कर रही थी। गति 5 जीबीपीएस यूएसबी 3.0 या अधिक की केबल है। अगर तुम्हारे पास केबल है 3.0 वाली या उससे अधिक की, तो 5 जीबीपीएस की स्पीड से तुम डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। फिर है क्वाड केबल। इसका उपयोग सामान्य टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है। उपयोग आवाज संचार, वॉइस कम्युनिकेशन की क्वाड केबल होती है, उसका संचार के माध्यम में यूज किया जाता है। फिर नेटवर्किंग केबल की विशेषताएं। पहली विशेषता है डेटा ट्रांसमिशन। केबल का मुख्य उद्देश्य तेज और विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर प्रदान करना है। काम क्या है केबल का, तेज और विश्वसनीय डाटा ट्रांसमिशन करने का काम है। सुरक्षा, कुछ केबल जैसे एसटीपी और फाइबर ऑप्टिक और हस्तक्षेप से बचाती है। शोर मतलब जो बाहर का जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। डाटा की शिद्दत क्यों आती है, अगर तुम फाइबर ये केबल है, एसटीपी केबल है, यूट्यूब के, अगर तुम इसको लाइट वाले केबल के साथ डालोगे ना तो उसमें अर्थिंग हो जाती है, उससे डाटा इंटरप्ट हो जाता है, डाटा लॉस भी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि टेलीफोन की ये जो इंटरनेट की लाइन जो तुम डालते हो केबल लेन वाली, उसमें और जो नेटवर्क की जो बिजली का वायर गया उसमें 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों में। दोनों को पास पास से एक केसिंग में नहीं डालना, अलग अलग केसिंग में डालनी चाहिए, जिससे क्या डाटा में कोई भी लॉस नहीं हो, स्पीड बरकरार रहे। अगर अर्थिंग आ जाएगी तो फिर वो डाटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। कुछ केबल ये आएगा लंबाई, केबल की लंबाई उसके प्रदर्शन और डाटा ट्रांसफर पर प्रभाव डालती है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो स्पीड भी कम होगी, डाटा लॉस भी होगा और डाटा ट्रांसफर भी स्लो होगा। लागत, अलग अलग प्रकार की केबल की लागत उनके उपयोग और क्षमता के अनुसार भिन्न भिन्न है। जो केबल है उसके अनुसार अलग अलग और भिन्न टाइप की स्पीड है और भिन्न भिन्न टाइप का उसकी रेट है। नेटवर्किंग केबल के उपयोग, घरेलू नेटवर्क,
घर में कंप्यूटर और डिवाइस को जोड़ने के लिए। कार्य नेटवर्क, बड़े नेटवर्क लेन देन में डाटा ट्रांसफर के लिए। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी केबल की आवश्यकता है। लंबी दूरी के संचार, टेलीफोन और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क में भी लंबी दूरी है, तो उसको अगर लंबी दूरी में यूज करा तो भी क्या किसकी यूज करोगे? केबल से यूज होगी। फाइबर ऑप्टिक है तो भी केबल ही है, यूटीपी है तो भी केबल है। सारांश, नेटवर्किंग केबल्स डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्क और आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाती है। नेटवर्क और आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाती है। सही केबल का चयन नेटवर्क की गति और विश्वसनीयता को बेहतर करता है। अब केबल का चयन भी अपने हिसाब से करना होता है। ये नहीं कि मुझे क्लास में नेटवर्किंग करनी है तो मैं फाइबर ऑप्टिक बिछा दूं, और मुझे एक जगह से दूसरी जगह से नेटवर्क लेके आना है तो मैं वहां पे यूटीपी केबल बिछा दूं। तो क्योंकि अगर मैं दूरी लंबी दूरी से डाटा लाना तो मेरे को किसको यूज करना पड़ेगा? फाइबर ऑप्टिक को। अगर छोटी सी दूरी के लिए मेरे को डाटा ट्रांसफर करना तो क्या यूज करूंगा? यूटीपी, क्योंकि यूटीपी थोड़ी सस्ती पड़ती है, फाइबर ऑप्टिक महंगी पड़ती है, उसकी इंस्टॉल करना भी थोड़ा हार्ड है। ठीक, तो ये आज का अपना जो वीडियो था कंप्लीट हो गया। जो आज अपन ने पढ़ा था नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में और नेटवर्किंग केबल्स के बारे में। तो कल अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।